ये देखिए दोस्तों के ज़बरदस्त कोट बोली गई है कि येस इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन वर्थ भी ज़रूर होगा। अगर आपके ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ आप वो अचीव कर पाओगे? देखिए, अगर आपके ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। पूरी दुनिया में 90% जो लोग हैं उनके ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन 98% लोग, मतलब वो जो 90% लोग हैं जिनके ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनमें से भी 98% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं और इसीलिए एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीकर रह जाते हैं। लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स को अचीव करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और जब वो 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा देते हैं तो इसीलिए वो अपना नाम इतिहास में रच देते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको ऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ऑर्डिनरी बनाना है, या फिर थोड़ा दर्द सहकर, थोड़े हार्ड टाइम सहकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स के पीछे भागकर अपना नाम इतिहास में रचना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं। और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आज हम 21 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शेयर कर दिया कीजिए यार, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, है ना, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें मैं निकाल निकाल कर आपके लिए लाता हूँ, तो शेयर भी कर दिया करो। क्या है, शेयर की बटन दबाना है और शेयर कर देना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो है उसके रिगार्डिंग बताना है। तो माउंटेन रेंजेस का नाम आप ज़रूर बताइए, और सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते ही हैं। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के लिए है, क्योंकि कमेंट आप ज़्यादा कर लोगे तो ऐसा नहीं है मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे इसलिए ये यहाँ पर कमेंट जो मैं आपको करने को बोलता हूँ ये आप ही के लिए है, जिससे कि क्या होगा, आप जब लिख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मैप बेस्ड एक्सरसाइजेस में। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पर हम कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब यहाँ पर जनरली नोन एंड टॉक्ड ऑफ। तो मतलब क्या है, आमतौर पर जाना जाता है ना, और जिसकी बात होती है, तो नोटोरियस वो हम कहते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है कि जर्मन्स जो है हैव लिव्ड थ्रू 2 नोटोरियस सर्विलियंस रिजिम्स। मतलब एक है गैस्टोपा ड्यूरिंग द नाजी एरा एंड दी स्टासी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और उसी के साथ साथ देखिए, एक वर्ड जो होता है ना उसके कई मीनिंग्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इसमें उसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे काफ़ी सिनोनिम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वर्ड का सिर्फ यही मीनिंग होगा, काफ़ी सारे मीनिंग्स जो है वो भी निकलते हैं। अब नोटोरियस ये भी बोला जाता है कि जो नटखट हो, उसके लिए भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जो कि है स्यूडोनियस। अब यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये है बियरिंग और यूजिंग अ फिक्चियस नेम। मतलब कोई अगर काल्पनिक नाम जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसे हम कहते हैं स्यूडोनिमियस। तो यहाँ पर जस्ट लाइक बिटकॉइन द ब्लॉकचेन डाटा विल बी स्यूडोनिमियस, सो लॉ एनफोर्समेंट कैन एनालिसिस इट। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्सप्यूंज।
मतलब होता है टू स्ट्राइक आउट, ऑब्लिगेट, या फिर मार्क फॉर डिलीशन, मतलब हटाने के लिए। तो यहाँ पर बिल वुड ऑल्सो अलाउ पीपल टू पिटिशन टू एक्सपून देयर कन्विक्शंस। तो ये जो वर्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प देगा, क्योंकि हम नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट आता है लैकोनिक, मतलब होता है यूजिंग और इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ मिनिमम ऑफ वर्ड्स, मतलब कम से कम शब्दों का उपयोग करना या शामिल करना। तो मतलब ये होता है ना कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज़्यादा चीज़ें जो है वो बतानी पड़ती है, तो उसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि स्पोर्ट्स कैस्टर्स कलर कॉमेंट्री टेंड्स टू बी लैकोनिक बट वेरी मच टू द पॉइंट। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों में इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में ये जो वर्ड्स हैं इनका अपने अपने सेंटेंसेस बनाकर इस्तेमाल करना है, और आपके दिन भर में ये जो वर्ड्स हैं आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चलिए अब एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, एक्सलेंट सेक्शन पर बचते हैं। तो यहाँ पर बचते हैं चलो। तो एक्सलेंट सेक्शन जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है हाउ क्लोज और फार इज़ वैक्सीन, वैक्सीन कितनी दूर है, फिर से वही चीज़ आ गई है ना, लेकिन एक अलग वैक्सीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे सीरीज ऑफ मिशन जो है मार्स के लिए, तो मार्स के ऊपर जाने के लिए अलग अलग जो मिशंस है नासा के, अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्हें हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ही जगह पर आपको जितने भी मार्स मिशन है सब मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर जो है ये एक रिफॉर्म दैट मिस द पॉइंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसी के साथ ईरान फैंटेसी, अरब निग्लेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या है अरब को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, तो इसे भी हम देखेंगे। ये स्टेट एंड टेम्पल उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक जो हमें जजमेंट देखने को मिला था उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं आज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए यहाँ पर पोटैटो टीयर्स अगर आप देखो, तो ये जो पोटैटो टीयर्स है ये हमने कल देखा हुआ है किस तरीके से उनके दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। डिमांड, सप्लाई और वैल्यू, इसका जो रिलेशन है मैंने आपको कल एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। कुछ हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल भी है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क ऑफ चाइना साइबर अटैक्स, उसी के साथ 6 हेवीएस्ट टिल काजीरंगा राइनोस जो उनकी कंडीशन हो रही है उसके रिगार्डिंग, कल हमने इसके रिगार्डिंग भी बात की थी, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने डिटेल में देखा था कि उनके लिए क्या सहूलतें दी गई है, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से सोल्यूशन ओरिएंटेड भी चीज़ें हमने देखी थी। कॉरिडोर वो सब बनाना चाहिए, जो फ्लडिंग हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के नेवी कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज विद यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, तो इसके रिगार्डिंग इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। 6th हेवीएस्ट डिलग हाईलैंड एंड कॉरिडोर शेल्टर काजीरंगा राइनोस। अब यहाँ पर बेसिकली आपने देखा है कि जो आसाम है वहाँ पर फ्लड हमें देखने को मिला है, और उसी की वजह से 85% ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो हमें आसाम में देखने को मिलता है, वो सबमर्ज्ड हो गया है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर देखा जाए तो जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए। तो वन हॉर्न राइनो जो है उनके लिए काफ़ी फेमस है। ऑलरेडी 113 एनिमल्स इंक्लूडिंग 11 राइनो जो है उनकी मौत हो चुकी है। 2 ऑफ द राइनोज सक्कम्ड टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो जो हाईलैंड है वो भी बनाया गया है। अब ऐसे सिनारियो में नए आर्टिफिशियल हाईलैंड जो है वो भी क्रिएट किए गए हैं विद इन द सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हाईलैंड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी यहाँ पर फ्लड आ गया है तो ये ऊपर चले जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कल ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की थी, तो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ये चीज़ जो है वो लेकर आया हूँ। और उसी के साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है जो मुझे आपको यहाँ पर बताना है। तो वन हॉर्न राइनो जो है इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन हॉर्न राइनो अगर हम देखते हैं तो आपको पूछूं या फिर मैं बताऊं, मतलब इसका IUCN स्टेटस वगैरह क्या होता है, प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता ही होगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया था, जो जितने भी राइनो है कंट्री में उनका DNA प्रोफाइल जो है वो लेने का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज़ राइनो के, जैसे कि वन हॉर्न राइनो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जवन जो है वो देखने को मिलता है, सुमात्रन जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम जवन और सुमात्रन देखें, ठीक है, ये अगर राइनोसोरस देखें तो ये हमें देखने को मिलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। और वन हॉर्न राइनो अगर हम देखें तो IUCN लिस्ट में इसका वल्नरेबल स्टेटस जो है वो हमें देखने को मिलता है।
और ये जो चीज़ है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो शुरू किया था प्रोजेक्ट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए सेंटर का जो लार्जर ऑनगोइंग राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसी का सबसेट देखने को मिलता है, डीएनए प्रोफाइलिंग करना, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया सभी जगह फैले हुए हैं। और उसी के साथ साथ वन हॉर्न राइनो जो है, ये इंडिया जो है वहाँ की शान है, इंडिया की शान है। तो इसीलिए, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इससे रिलेटेड। और उसी के साथ साथ अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो यही चीज़ बताने के लिए मैंने बेसिकली ये वाला आर्टिकल जो है वो कवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर नेवी जो उसने कंडक्ट किया है जॉइंट एक्सरसाइज विथ यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। तो यहाँ पर यूएस नेवी स्टेटमेंट जो उसके द्वारा बोला गया है, निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैगशिप यूएसएस निमिट्स। यहाँ पर जो मिसाइल क्रूज है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, पार्टिसिपेट किया उन्होंने कोऑपरेटिव एक्सरसाइज में विद इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशन, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज जो है डिज़ाइन की गई है टू मैक्सिमाइज ट्रेनिंग एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो एक्सरसाइजेस है ये क्यों होती है? एक्सरसाइजेस इसलिए होती है कि मतलब कोई भी अगर थ्रेट आता है तो क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर इंडिया है। अब इंडिया की नेवी और यूएसए की नेवी का एक दूसरे में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूसरों को एक दूसरे के स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में अगर कोई कॉमन थ्रेट आ जाता है तो फिर इन दोनों का कोऑपरेशन जो है वो प्रॉपर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। और इसीलिए क्या होगा, कोई भी अगर थ्रेट आता है, अगर इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, नेवी एक्सरसाइजेस है, वो होती रहे तो फिर क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता रहेगी। और इसीलिए अगर कोई कॉमन थ्रेट आता है तो उससे लड़ने के लिए दोनों भी अच्छी तरीके से जो कोलैबोरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलती है स्टेट एंड टेम्पल। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, श्री मर्थंडा वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। टू जज सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है उसने केरला हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसे यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया है। बेसिकली ये पूरा मामला जो है, पूरा केस जो है वो यहाँ पर चल रहा है रॉयल फैमिली के बारे में। जो ट्रेवेनकोर रॉयल फैमिली है वो, उनको ये सौंपा गया था कि जो टेम्पल है उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका जो मैनेजमेंट है वो ये रॉयल फैमिली करेगी। लेकिन जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने ये कहा था कि अब हमने जो टाइटल्स है वो यहाँ पर खारिज कर दिए हैं। अगर आपने जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर वो देखे हैं तो मैंने डिटेल में वहाँ पर टाइटल्स के बारे में समझाया है। कि आप मुझे आर्टिकल बता सकते हो कौन से आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट के टाइटल्स के बारे में बात की गई, टाइटल्स यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो टाइटल्स है क्या ये भी खारिज है? नहीं, ये टाइटल जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें, तो क्या आप आर्टिकल वो बता सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट है उसने बोला था कि जब हमने ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल जो है वो एबॉलिश कर दिए हैं, रॉयल टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया है 1971 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एबॉलिश कर दिए सारे रॉयल टाइटल्स, तो फिर यहाँ पर रॉयल फैमिली जो है उनके पास वो टाइटल रहता नहीं है। अब जब टाइटल नहीं रहता है तो फिर मैनेजमेंट जो है वो कैसा उनके पास रहेगा? तो ये यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कहा था, उनकी फाइंडिंग्स थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनके बेंच ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट यहाँ पर रॉयल फैमिली को मिल रहा है ये उनके टाइटल की वजह से नहीं है, ठीक है। ये मैनेजमेंट मिल रहा है इसलिए वो फैमिली जो है वो रॉयल है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर जो राइट्स ऑफ द रॉयल फैमिली इन द केस ऑफ टेम्पल, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज द फैमिली लीनिएज, ठीक है। फैमिली जो है उसका लीनिएज है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि अपने मन से उन्होंने बोला कि नहीं हमें शुरू करना है, बाकायदा यहाँ पर हमें जो अग्रीमेंट है वो देखने को मिला है, ठीक है। एक अग्रीमेंट हुआ था, मतलब यहाँ पर आप देखो 1949 प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर उन्होंने साइन किया था एक कोवेनेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया कि रूलर जो है त्रावणकोर के, ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्मा जो है वो लिजिटिमेट सक्सेसर्स है और वो मैनेजमेंट जो है टेम्पल का वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1949 में ये करार जो है हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेमतलब आके घुस नहीं रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दो क्लेम जो है यहाँ पर टर्न किए गए हैं, दो क्लेम्स। एक वास्ट नंबर ऑफ टेम्पल्स जो है केरला में हैव बीन हैंडेड ओवर टू द स्टेट ट्रस्ट 1949, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे फाइंडिंग जो की गई है इस केस में टर्न आउट द फैक्ट स्पेसिफिक टू द केस, लेकिन यहाँ पर बेसिकली वाइडर रेमिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूचर चीफ जस्टिस यहाँ पर शास्त्री जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है इन दी डिबेट ओवर द हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है कि जो रॉयल फैमिली है उनका जब पहले से ये है कि वो यहाँ पर पूरा का पूरा देखेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर यहाँ पर टाइटल्स का कोई संबंध नहीं आता है कि टाइटल्स है इसी वजह से उनको वो चीज़ें मिल रही है, ऐसा यहाँ पर नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल ट्रीट कलेक्शंस फ्रॉम हिंदू टेम्पल एज कॉमन पूल दैट कैन बी शेयर्ड बाय अदर स्ट्रगलिंग टेम्पल्स। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे रिजिड डिपार्टमेंट कंट्रोल ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट वाज अगेंस्ट द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो सेक्युलर कैरेक्टर है, और हमारा सेक्युलर कैरेक्टर क्या कहता है? सेक्युलर कैरेक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैरेक्टर, एक हो सकता है नेगेटिव कैरेक्टर। पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैरेक्टर हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। उसका मतलब है कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, मतलब कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानती है। और पॉजिटिव जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर बोला जाता है कि हम सभी रिलीजन को सेम मानते हैं, ठीक है। सभी रिलीजन जो है वो सेम है हमारे लिए और सभी रिलीजन को सेम मानते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव नोशन जो है वो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये जो पूरा केस है इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेट इंटरवेंशन इज नीडेड टू मेक फार्मिंग इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली वायबल। अब बेसिकली पूरा ये जो आर्टिकल है इसमें एपीएमसी एक्ट के बारे में बात किया गया है। एपीएमसी जो एक्ट है, अगर आप ये देखोगे, मतलब मंडी वाला जो एक्ट है, उसमें क्या किया गया है कि अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, और उसी के साथ फ्री मार्केट जो है, मतलब अब एपीएमसी को खारिज कर दिया गया है ना। एपीएमसी एक्ट में क्या था कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहेगा और यहाँ पर फ्री मार्केट जो अवेलेबल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा था, फार्मर जो है उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि ये लोग क्या है कि जहाँ पर उन्हें बोला गया है वहीं पर मंडीज़ में बेचना पड़ेगा। इसकी वजह से मिडल मैन जो है वो भी आ रहे थे, मतलब कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, फार्मर है उसे अगर टोमेटोज़ मिल रहे हैं, पोटैटोज़ मिल रहे हैं, ठीक है, उसे टोटल खर्चा आ रहा है 100 रुपीज़ का। अब उसे यहाँ पर बेचना है फॉर से कि 200 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो मिडिल मैन है वो क्या बोलेंगे, नहीं 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 भैया, हम यहाँ पर तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये में खरीदेंगे। तो यहाँ पर मजबूरन, क्योंकि और कहीं बेच नहीं सकते हैं, तो इन्हें मिडिल मैन को 105 रुपये में बेचना पड़ता था। फिर मिडिल मैन तो यहाँ पर 500 रुपये में बेचे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिडिल मैन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसी के साथ साथ स्टॉक लिमिट लेकर आ रही थी सरकार, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अभी जैसा हमने देखा है कि जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, है ना, जमा कर करके रख रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे तब हम यहाँ पर बेचेंगे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज जो है उस पर भी सरकार की लिमिट, स्टॉक लिमिट रहती है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर ये लोग बेचना पड़ेगा, स्टोर भी नहीं करके रख सकते हैं, स्टोर नहीं करके रख पाएंगे तो भैया बेचना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसी वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर की जो स्थिति है उसे यहाँ पर बढ़ाने के लिए 2022 तक जो फार्मर की इनकम है उसे डबल करना था। उस चक्कर में यहाँ पर जो सरकार है वो क्या कर रही है, एपीएमसी एक्ट जो है उसमें यहाँ पर उन्होंने, मतलब अब उनको काफ़ी लिबरलाइज्ड कर दिया है। तो अगर हम इंडिया में फार्मिंग देखें तो इकोनॉमिकली अनवायबल देखने को मिलती है पोस्ट 1991 पॉलिसीज। प्रायोरिटी सिंस देन हैव बीन गिवन टू द इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विसेज। मिडिल क्लास कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, मतलब फार्मर आप देखिए तो उनके इतना ज़्यादा उनको ये नहीं दिया गया था। अब मोदी गवर्नमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसे यहाँ पर लिबरलाइज करना है। यहाँ पर एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसे यहाँ पर क्या किया गया है, लिबरलाइज किया गया है। उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन सच ए वे दैट बायर जो है वो यहाँ पर प्राइस फार्मर से अश्योर कर सकता है एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो ये भी चीज़ यहाँ पर जो है वो लाई जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी इनएडिक्वेट है हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस आर्टिकल में अभी बेसिकली सब हमने जो आर्टिकल्स देखे हैं वो देखे हैं कि एपीएमसी ये बड़ा कल्प्रिट है, एपीएमसी जो एक्ट है इसके वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन अगर हम ये वाला आर्टिकल देखें तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि एपीएमसी एक्ट जो है इज़ नॉट अ मेन प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी हिस्टोरिकली बिन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर जो एपीएमसी है वो हिस्टोरिकली सोल्यूशन का पार्ट बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो अब इसमें अगर आप देखो अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया 1965 में। ग्रेजुअली लिविंग कॉस्ट जो है फार्मर की वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। अब यहाँ पर अलग अलग सिनारियो दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें दी गई है कि जिससे कि हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और किस तरीके से एपीएमसी जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहा है।
अब यहाँ पर आप देखोगे पहली चीज़ जो निकल कर आती है, ये देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हम फार्मर की इनकम 2022 तक डबल करने की बात करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो सकता है। तो पहली चीज़ अगर देखिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो रिप्लेस करता है दी APC इन 1885, इसने 10% मार्कअप जो है ओवर MSP ये यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसने हेल्प किया टू कंटेन दी अर्बन डिवाइड, और ये जो प्रैक्टिस है ये ग्रेजुअली इरोड हो गई पोस्ट 1991। प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि स्टेट इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एग्रीकल्चर को डील कर रही है वो एक बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो APMC एक्ट जो है उसने इंडिया को हेल्प किया है कि फूड स्टॉक जो है वो यहाँ पर बिल्डअप कर सके, जो कि आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर होता है, लेकिन इसका एक मेन जो चीज़ है वो हमने ये भी देखी है कि स्टॉक लिमिट से ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इतना अगर स्टॉक लिमिट है तो हमें इससे ज़्यादा इतना हमें देखने को मिलता है फूड, जो कि फालतू में ही वेस्ट हो रहा है। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या होता है कि जो फूड स्टॉक है वो इतना ज़्यादा है, अब यहाँ पर उसे अगर बेच दिया जाए या फिर उसे दे दिया जाए तो काफ़ी आसान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया इस आर्टिकल के तहत कि हमें हेल्प किया गया, हेल्प मिली है इसके वजह से कि हम यहाँ पर FCI में जो फूड है वो स्टोर करके रख सके, जिससे कि आज जो परिस्थिति आई है पेंडेमिक की वजह से उसमें हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इंडिया ने जो 2008 का ग्लोबल फूड क्राइसिस आया था वो मैनेज कर पाया था प्रॉपरली, क्योंकि उसके पास इनफ फूड स्टॉक था, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ APMC एक्ट की वजह से। तो भैया तुम इतनी गालियाँ मत दो APMC एक्ट को, APMC एक्ट जो है इसने हेल्प की है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, APMC एक्ट जो है ऑलरेडी रिफॉर्म किया गया है टू द ग्रेट एक्सटेंट। एग्रीकल्चर ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान देना है आपको। हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट है उस पर राज्य सरकारें जो है वो लॉज बना सकती है, और इस पर दोनों ही जो है वो लॉज बना सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो इकाई में आता है, ये आता है स्टेट सब्जेक्ट में, और उसी के साथ एक्ट जो उसने 12 स्टेट्स में मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उजावर संदई तमिलनाडु में, रायतू बाज़ार आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, अपनी मंडी पंजाब में, रायता संते कर्नाटका में और कृषक बाज़ार उड़ीसा में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जो फार्मर है उनको फ्री किया जा रहा है 3 स्टेप्स। पहले यहाँ पर देखने को मिलती है कि फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। ऑर्डिनेंस एम करता है कि वो 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो यहाँ पर बनाए, जिससे क्या होगा, पूरी जैसे कि 1 इंडिया 1 राशन कार्ड स्कीम जो है ना, उसी तरीके से 1 इंडिया और 1 एग्रीकल्चरल मार्केट। फार्मर जो है उनके प्रोड्यूस अब रेगुलेटेड मंडी जो है उसके बाहर भी बेच सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिया गया है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो ये जो है ये चीज़, इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स बाउंड नहीं रहेंगे कि उन्हें एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो है वो बेचनी है। दूसरा अगर हम देखें, फार्मर जो है वो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ अग्रीमेंट ऑन द प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, मतलब ये पहला एक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक्ट देखने को मिलता है, फार्मर जो है उन्हें एंगेज किया जाएगा विद प्रोसेसर्स एंड एग्रीगेटर्स, होलसेलर, लार्ज रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्री अग्रीड प्राइजेस। मतलब पहले से ही यहाँ पर अग्रीड रहेंगे कि भैया ये प्राइस है, बाद में यहाँ पर निगोशिएशंस अगर फ्लक्चुएशन हो जाते हैं प्राइजेस में तो फिर उन्हें यहाँ पर ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना ना पड़े। इससे क्या होगा, जो इंटरमीडिएटरीज है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको मिडल मैन का बताया था, मिडल मैन जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से सस्ते दामों में लेते हैं, फिर अपना खुद महंगे दामों में बेचते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर अमेंडमेंट जो है एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में वो देखने को मिला है, जो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, एडिबल ऑयल्स है ना, ये जो कम्युनिटीज़ है ये एसेंशियल कम्युनिटी जो है उसे रिमूव कर दिए जाएंगे। मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो प्राइजेस है वो अपने हिसाब से तय किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में वो रहते हैं तो सरकार जो है वो रेगुलेट कर सकती है। मतलब अगर कि ओनियन है वो अगर एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में है तो फिर ओनियन के प्राइजेस जो है वो 100 रुपये 200 रुपये नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर सरकार रेगुलेट कर देगी, नहीं नहीं भैया तुम ज़्यादा उड़ रहे हो, कम करो ऐसा। लेकिन जब वो एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है तो फिर उसकी कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जितना मार्केट के हिसाब से चाहे आप उसके दाम जो है वो रख सकते हो। अब यहाँ पर फ्रीडम टू होल्ड, मूव, डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई जो है ये इकोनॉमीज ऑफ द स्केल उसके हिसाब से रहेगा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो इसमें हो सकता है।
अब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर को बताया, अंबानी जो हमारा मोटा भाई है उनको पता है कि भैया हम यहाँ पर ओनियन के प्राइसेस जो है वो 500 रुपये में नहीं बेच सकते हैं, तो फिर मतलब क्या है उतर के, हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मतलब क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑन दी कॉन्ट्ररी कंडीशन जो है पेजेंट्स की, उसने यहाँ पर ऑफन अफेक्ट किया है जब एपीएमसी एक्ट जो है उसे डाइल्यूट किया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एपीएमसी एक्ट जब जब डाइल्यूट हुआ है तो यहाँ पर अफेक्ट हुआ है। ठीक है, बिहार का अगर हम देखिए एपीएमसी एक्ट जो है रिवोक किया गया था 2006 में, और यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डीरेगुलेट किए गए। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो है उसने बोला है कि ओनली 3 क्रॉप्स रिसीव मोर देन 60% ऑफ द सो कॉल्ड नॉट प्रॉफिट स्पेसिफिक सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, राइस, व्हीट, शुगर केन। तो ये तीन जो प्राइजेस है इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी मतलब एक पेचीदा मामला हमें नज़र आता है कि एपीएमसी एक्ट जो उसे रेगुलेट किया जाए या नहीं किया जाए। अभी सरकार ने एट प्रेजेंट देखा जाए तो एपीएमसी जो है उसमें रेगुलेशंस यहाँ पर खारिज कर दिए हैं। मतलब काफ़ी लिबरल एटीट्यूड जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब इससे हमें देखना होगा कितना सस्टेनेबल मार्केट हमारा यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट सस्टेनेबल बनाना है, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकती है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड फार्मिंग मॉडल से भी, जो कि यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है। ठीक है, मतलब लोकली प्रोड्यूस यहाँ पर इस्तेमाल करना, इकोलॉजी सस्टेनेबल इनपुट यहाँ पर रखना, सॉइल हेल्थ है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना। इसीलिए सरकार जो है वो भी यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है ना, कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो उसका कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी सॉइल जो है वो डिग्रेड होगी, जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल हमें देखने को मिलता है फॉर इंडिया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ निगलेक्टिंग न्यू अरेबियन बिजनेसेस ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैन द लॉस्ट रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ईरान। अब आप सभी को पता है कि ईरान में हमने चाबहार पोर्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया, उसी के साथ साथ ईरान में अगर हम देखें तो जो रेलवेज़ है उसका प्रोजेक्ट, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लूज़ होता हुआ हमें देखने को मिला है, और चाइना जो है वो अपना प्रेजेंस ईरान जो है वहाँ पर बना रहा है। अब ऐसे सिनारियो में इंडिया के लिए काफ़ी जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि जहाँ चाइना हर तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, डेब्ट ट्रैप की कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, अपनी वो स्ट्रेटेजी अपना रहा है, वहाँ पर अब ईरान पर भी वो अपना जोर जो है वो जमाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि ईरान और यूएसए जो है उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। ईरान एंड यूएसए अगर हम देखें तो बिल्कुल दोनों की बनती नहीं है। यूएसए ने ईरान पर कई सैंक्शंस जो है वो लगाए हुए हैं। अब ये ऐसा भी सैंक्शन होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका है, अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करती है किसी भी तरीके से, तो यूएसए ईरान पर भी सैंक्शंस लगा देगा। अब यहाँ पर थोड़े रिलैक्सेशन जो है वो इंडिया एंड चाइना को दिए हुए हैं। इंडिया और चाइना को रिलैक्सेशन किस तरीके से दिए हैं कि अगर तुम ईरान के साथ ट्रेड करते भी हो फिर भी यूएसए तुम पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि इंडिया और चाइना जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ईरान पर, जो उनकी रिसोर्सेस है उसके लिए। तो अब तुम इतने साल से उन पर डिपेंडेंट हो तो एकदम से तुम नया मार्केट नहीं ढूंढ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम तुमको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर जो है वो छूट दे रहे हैं कि तुम अगर ट्रेड करते भी हो फिर भी तुम पर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन एट एनी हाउ यहाँ पर इंडिया जो है उसे यहाँ पर फ्रेंड है यूएसए का, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर उसके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे यूएसए के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रहना पड़ता है, और इसीलिए इंडिया जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रहा है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं रहा है। चाइना जो है वो तो खुलेआम यहाँ पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब इसके पीछे की दो मंशा हो सकती है। एक तो यह है कि चाइना को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मिडिल ईस्ट में, कि ठीक है इंडिया जो है तुम चाबार पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमारे ग्वादार पोर्ट जो है उसको यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं पूरा उसे डेप ट्रैप में फंसा लेते हैं, मतलब हमारे इशारों पर अब ईरान जो है वो नाचना शुरू कर देगा। ये एक पहली मंशा हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि जो यूएसए है उसके सैंक्शंस को वो अपोज करने के लिए, कि तुमने जो ईरान पर सैंक्शंस लगाए हम उसका अपोज करते हैं, ये दर्शाने के लिए ईरान के साथ ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सैंक्शंस रिजिम जो यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं बाय यूएस, ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी क्रिम्पल किया है, ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी हैम्पर पहुँचाया है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड कंट्री के साथ भी यहाँ पर ये हो जाता है। इसलिए इंडिया जो है उसे काफ़ी केयरफुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसए के सैंक्शन जो है इंडिया पर नहीं लगने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो चाइना जो है खुलेआम सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ डेब्ट ट्रैप करना, सारी चीज़ें कर रहा है।
जोग्राफिक और डेमोग्राफिक साइज, जोग्राफिकल लोकेशन नेक्स्ट डोर, नेचुरल रिसोर्सेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ द पीपल, ईरान को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन जो है पूरी दुनिया का ये बना देता है, और इसीलिए एक काफ़ी बड़ी एसेट जो है वो देखने को मिलती है, और चाइना इसका भरपूर उपयोग कर रहा है। मीनवाइल अब यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पर काफ़ी मतलब ये तो हो ही रहा है कि इंडिया जो है वो रेलवे का प्रोजेक्ट जो है वो चला गया है, क्योंकि ईरान की तरफ से क्या बोला गया, ईरान की तरफ से बोला गया कि इंडिया ने प्रॉपर टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, इसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो जा रहा है। तो ये ठीक है, यहाँ पर इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसका ये भी किया जा रहा है कि यार चला गया प्रोजेक्ट, चला गया ऐसा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अरब वर्ल्ड जो है उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो इंडिया के लिए उनके दरवाजे तो यहाँ पर खुले हैं, है ना। अब 3 मॉडरेट अरब नेशंस अगर देखें, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई, तो यहाँ पर इनके दरवाजे तो हमारे लिए खुले हैं, लेकिन रियल चाइनीज इकोनॉमी एक्शन जो है अरब वर्ल्ड में भी हमें देखने को मिलता है। एज रीजन जो है वो एम्ब्रेस है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। चाइना का डिजिटल सिल्क रोड जो है ये भी यहाँ पर ग्राउंड ले रहा है अरब वर्ल्ड में। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें, इंडिया जो है इज नो माइनर इकोनॉमिक फोर्सेज इन अरब वर्ल्ड हैविंग हैड मच लॉन्गर एंगेजमेंट विद रीजन दैन चाइना, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो यूएई स्पेस प्रोग्राम है ओनली रिफ्लेक्ट द इमर्जिंग सेंटीमेंट अमंग द गल्फ अरब टू रिड्यूस द ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल। बेसिकली यहाँ पर अरब वर्ल्ड जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑयल पर डिपेंडेंसी है कि भैया हमारी जो इकोनॉमी चल रही है सिर्फ ऑयल पर ही चल रही है, उसको यहाँ पर कम करके दूसरे फील्ड में भी यहाँ पर अब वो आगे जाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मतलब अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज बोलिए, हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बोलिए, टेक्नोलॉजी हब में इन्वेस्टमेंट बोलिए, ये सब कुछ कर रहा है। और ये एक सॉलिड बेस जो है वो बनाता है इंडिया के लिए कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है अरब वर्ल्ड के साथ वो हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो एटलीस्ट हम अरब वर्ल्ड में कम कर सकते हैं। तो भले ही यहाँ पर ईरान के साथ हमारा प्रोजेक्ट चला गया हो, उस पर रोने के बजाय हमें यहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसे ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि अरब वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है, जो कि अब ऑयल से हटकर दूसरी चीज़ों पर जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखो, एक कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के ऐसे बिजनेसेस थे जो अच्छे चल रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से ठप बैठ गए हैं, अब वो दूसरी तरफ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इंडिया ने भी यही करना चाहिए कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरे दरवाजे जो है अपॉर्चुनिटी वहाँ पर खोलनी चाहिए और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉम्पिटिशन से आगे इंसान नहीं बनता है, बल्कि कोऑपरेशन से बढ़ता है। ठीक है, ये मेरा हमेशा मानना है। आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में देखिए या फिर कहीं भी देखिए, कंपटीशन से इंसान जो है आगे नहीं बढ़ता है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन से बढ़ता है। आप इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो जियो देख सकते हो। ठीक है, जियो जो है उसका कॉम्पिटिटर वो बनाना चाहे तो वो फेसबुक को भी बना सकता था, व्हाट्सएप को भी बना सकता था, अगर बनाना चाहे तो, है ना। जिस तरीके से जूम का उसने लेकर आया है, वैसे सभी इसका लेकर आ सकता, व्हाट्सएप का भी लेकर आ सकता था, फेसबुक का भी लेकर आ सकता था। उसको बनाने में क्या है, मोटा भाई बैठे बैठे वो सब बना सकता है, दुनिया बना सकता है। तो इस तरीके से जो जियो है वो कॉम्पिटिटर सभी का बन सकता था, सभी सिनारियों में कॉम्पिटिटर बन सकता था, लेकिन उसने क्या किया, सबका कोलैबोरेशन लेके सभी की छुट्टी करने की कोशिश की, है ना, सभी की छुट्टी करने की कोशिश की है कोलैबोरेशन के साथ। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोलैबोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है उसका एक्सपांशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए फिस्कल आउटपुट, फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखें, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो एक कमेंट ही मेरे दिमाग में घूमते रहता है कि आपने भले ही यहाँ पर पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया हो फिस्कल डेफिसिट, लेकिन फिर भी जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी आप थोड़ा बता दिया कीजिए। तो ये कुछ कुछ ऐसे सजेशन होते हैं जो सीधा दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं फिस्कल डेफिसिट आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे मोदी जी हैं मित्रों, और यहाँ पर सरकार के पास कुछ पैसा आ रहा है, हम जो टैक्स पे करते हैं, नॉन टैक्स रिसीट, सभी इससे पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 1000 रुपये सरकार के पास आए हैं। अब सरकार खर्च करती है उनके पास जो पैसा आया है ना। अब सरकार जो खर्च कर रही है, मतलब अलग अलग सिनारियों में, वेलफेयर स्कीम्स में या फिर अलग अलग इसमें जो रोड्स बनाने के लिए, ये सरकार टोटल खर्च कर रही है 2000 रुपये। अब यहाँ पर शॉर्टफॉल कितने का आ रहा है, 1000 रुपये का आ रहा है। तो ये 1000 रुपये जो है सरकार क्या करेगी, ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है ये उधार लेगी। इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो 1000 है ये 500 ही आ रहे हैं, और ये जो है ये 3000 हो गए हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये फिस्कल डेफिसिट बट ऑब्वियस से बढ़ गया है। अब यहाँ पर अब आपको ये फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा आर्टिकल पर नज़र डालते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि फिस्कल आउटलुक ये इवॉल्व हो रहा है अलॉन्ग विद द पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक फॉल आउट।
अब यहाँ पर गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जो है फॉर 2021 कुड सर्च टू एनीवेयर बिटवीन ₹13 ट्रिलियन टू 16.1 ट्रिलियन, जो कि यहाँ पर बजटेड लेवल जो था ऑफ ₹8 ट्रिलियन उससे कई गुना ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और कैपिटल स्पेंडिंग है वो यहाँ पर लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इनकरेजिंगली यहाँ पर एक्सटेंड जो है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन द सेंटर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो नैरो डाउन हो चुका है 37% पर, है ना, फ्रॉम 44%, मतलब इतना कम यहाँ पर आ चुका है। क्यों कम आ रहा है? अब देखिए, लोग जो है उनकी जॉब जा रही है या फिर सैलरी कट देखने को मिल रहा है तो इनकम टैक्स कम हो जाएगा, कंपनीज को नुकसान हो रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोग जो है वो कुछ परचेस नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी जो है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो रही है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की साइड की बात करें, जीएसटी कलेक्शन जो है वो यहाँ पर रिकवर्ड हुआ है। मतलब अब यहाँ पर जो इतना कम जा रहा था जीएसटी, मतलब अब लोग खरीदी करना जो है वो शुरू कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसलिए जीएसटी कलेक्शन जो है अब वो हाई पर जा रहा है फ्रॉम 28% इन अप्रैल टू 91% इन जून। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रिकवरी यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में हुई है। फर्दर करंट मार्केट कंडीशन देखें तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है शॉर्टफॉल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज टेलीकॉम सेक्टर से एज वेल एज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स से। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द मोटा भाई जो है वो तो अपने इन्वेस्टमेंट ही ला रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है उनके अगर किसी कंपनी में 100% शेयर है तो यहाँ पर वो शेयर बेच देंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिजिकल सपोर्ट अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द आत्मनिर्भर भारत, है ना, वो 2 ट्रिलियन का है। एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो बिग टिकट्स आइटम है उस पर क्लैरिटी नहीं है ना। और फॉर इंस्टेंस यहाँ पर प्रोविजन जो है फ्री फूड ग्रेन्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक्सटेंड कर दिया गया है टिल नवंबर, ठीक है, ये कॉस्ट करने वाला है 1.5 ट्रिलियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर कट पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल में सरकार का खर्चा जो है वो कितना हो सकता है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है गैप बिटवीन अवेलेबल पास्ट एंड करंट सेस कलेक्शन, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपेंसेशन जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो सेंटर है और जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट जो है उन्हें ऑलरेडी नुकसान हो रहा है तो सेंटर को यहाँ पर कंपेंसेशन भी देना पड़ता है स्टेट्स को, ठीक है, कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है अगर वो डिसाइड करती है टू एंड प्रोसीजरी एबल टू बोरो फंड फ्रॉम कंपेंसेट द स्टेट बैक बाय द गारंटी फ्रॉम द सेंटर, इट्स फिजिकल डेफिसिट और मार्केट बोरिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। मोर एवर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसका कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर अप कर देती है इन द ईयर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, वो यहाँ पर एडिशनल फिजिकल प्रेशर जो है वो जनरेट हो सकता है। मतलब क्या है कि वही है जो मैंने आपको कहा कि अगर सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे जिससे कि हमारे इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है ना। एंटीसिपेट किया जा रहा है फिजिकल स्लिपेज को। इवन इन आवर बेसिक केस सिनारियो यहाँ पर जो सेंटर का मार्केट बोरिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, तो अब देखना होगा किस तरीके से पूरा परसेप्शन जो है, पूरा पिक्चर जो है वो आगे बढ़ता है। तो आइए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ, जो मार्स मिशन है उनके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ ने भी मार्स मिशन जो है अपने लेकर आए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरब का जो फर्स्ट मार्स मिशन है उसके वजह से काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। संडे को यूएई जो है उसने अपना फर्स्ट अरब वर्ल्ड फर्स्ट मिशन जो है वो मार्स पर लॉन्च किया है। लॉन्च ऑफ द स्पेसक्राफ्ट अमल, ठीक है, होप, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम दी तनेशगामा स्पेस सेंटर जापान, ठीक है, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो अलग अलग कंट्रीज़ के मार्स मिशन है, क्या है, पहला है पूरी दुनिया का नहीं, लेकिन अरब वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो ये पहला मिशन हमें देखने को मिलता है। तो यूएई जो है उसके द्वारा किया गया और यहाँ से वो लॉन्च किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो होप जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जाने वाला है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए एंड ऑफ जुलाई 2020 ऑफर कर रहा है लॉन्च विंडो ड्यूरिंग दी विच अर्थ एंड मार्स जो है वो यहाँ पर अलाइन होने वाले हैं, और इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो है काफ़ी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि कम फ्यूल लगेगा, ठीक है, कम फ्यूल लगेगा यहाँ पर, और इसके वजह से प्लैनेट जो है उस पर रीच हो सकता है। ये हमने कौन बनेगा है सीरीज़ में एक क्वेश्चन जो है मैंने आपसे कवर किया था। स्पेसक्राफ्ट जो अगर लॉन्च किया जाता है टू अर्ली या फिर टू लेट, तो यहाँ पर प्लैनेट के जो ऑर्बिट है उसमें पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो फ्यूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, और ऑर्बिट जो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये काफ़ी सेफेस्ट टाइम हमें देखने को मिलता है एट प्रेजेंट का।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो परसिवरेंस, हंट और लाइफ, नासा का रोवर परसिवरेंस जो है वो यहाँ पर साइन देखने वाला है हैबिटेबल कंडीशंस मार्स पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली मार्स अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, वहाँ पर लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। रोवर जो है वो यहाँ पर इक्विप्ड है विद दी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, जिससे कि डाटा को कलेक्ट कर सके, वेदर कंडीशन को एनालाइज कर सके, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब नासा का रोवर परसिवरेंस ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होप जो है एटमॉस्फेरिक डाटा, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा यूएई जो है उसका मिशन देखने को मिलता है होप का, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन देखा है। ये भी यहाँ पर सारी चीज़ें देखेगा, कलेक्ट करेगा डाटा ऑन दी मार्शियन क्लाइमेट डायनेमिक्स, और उसी के साथ साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि वो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर जाने। उसी के साथ यहाँ पर तैनवेन, इसके रिगार्डिंग में हमने सेपरेट देखा था, चाइना का मिशन है ये, फर्स्ट मार्स प्रोब है जो कि लॉन्च किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखेगा, मतलब यहाँ पर जो टोपोग्राफी है उसके रिगार्डिंग देखेगा, जियोलॉजी के बारे में देखेगा, जो कंपोजिशन है सरफेस पर उसके रिगार्डिंग देखेगा, क्लाइमेट के बारे में देखेगा, एनवायरमेंट के बारे में देखेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो मिशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने माउंटेन्स आपसे पूछे थे ये बेसिकली है रॉकी माउंटेन्स। चलिए बड़े मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब सीधा हम रॉकी माउंटेन्स जो है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं रॉकी माउंटेन्स की तरफ। तो ये हम आ गए हैं यूएसए के रॉकी माउंटेन्स के वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन्स जो है वो दिखाई देंगे। पूरी ये रेंज है, ठीक है, जो कि 3000 माइल्स के आसपास यहाँ पर हमें स्ट्रेच होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।